अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फॉरेन पॉलिसी बुनियादी तौर पे एक स्टेट की या एक नेशन स्टेट की इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल सिस्टम में वो पॉलिसी होती है या वो डिसीजंस होते हैं जो स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शंस में और स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में जो एक मुल्क दूसरे मुल्क की तरफ जो पॉलिसी रखता है उसको आप फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। इसको इलस्ट्रेट करते हुए आप यूं समझें कि फॉरेन अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में या स्टेट टू स्टेट रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में जो काम एक स्टेट चूज करती है कि उसने किसी दूसरी स्टेट को लेके वो काम करना है या फिर उसने किसी दूसरी स्टेट को लेके वो काम नहीं करना, उसको आप कहते हैं कि ये स्टेट ए की स्टेट बी की तरफ फॉरेन पॉलिसी है। हम बात करते हैं जब अफगानिस्तान की तरफ, तो अफगानिस्तान की तरफ हम बात जब करते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, तो हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमें इंडिया की प्रेजेंस नहीं चाहिए। या फिर जब हम बात करते हैं ईरान की और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो ईरान डिमांड करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस ना लगाए जाएं। या फिर जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो चाइना और यूएसए एक दूसरे से डिमांड करते हैं। चाइना कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो ट्रेड बैरियर्स जो यूएसए इम्पोज कर रहा है उनको रिमूव करना चाहिए, और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी फॉरेन पॉलिसी चाइना से डिमांड करती है कि चाइना जो है वो जो डिसएडवांटेजेस पॉलिसीज उसने ट्रेड में जो वो अप्लाई कर रहा है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में एक स्टेट दूसरी स्टेट से जो डिमांड करती है उसको आप कहते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी है। इसको एक और अंदाज में रखने का तरीका ये है, एक और अंदाज में इसको यूं कहा जा सकता है कि फॉरेन पॉलिसी में वो टूल्स शामिल होते हैं कि जिनको इस्तेमाल करके एक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के मुतल्लिक अपने बिहेवियर को या किसी दूसरी स्टेट के बिहेवियर को स्टेट ए कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनको आप कहते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी के टूल्स हैं। डिप्लोमेसी हो गई, डिप्लोमेट्स का भेजना, एम्बसीज का ओपन करना, अलायंसेस का पार्ट बनना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करना, ट्रांजिट ट्रेड के एग्रीमेंट साइन करना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे एग्रीमेंट साइन करना, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनना, यह सब जो है वो किसी एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हैं। किसी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी के जो मेन ड्राइवर्स हैं वो दो होते हैं। पहला होता है कि वो है एक स्टेट की नेशनल इंटरेस्ट। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जो कि उस स्टेट की जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट है उससे ज्यादा प्रेसिडेंट उसके ऊपर कोई चीज हो। मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसका अपना सर्वाइवल। सबसे ज्यादा एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके अपने लोगों की वेल बीइंग। सबसे ज्यादा एक स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उस स्टेट के लोगों की वेलफेयर, उनका पब्लिक इंटरेस्ट। तो वही मिलके एक स्टेट की सॉवरेनिटी, उसकी इंटेग्रिटी, नॉन इंटरवेंशन उस स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में, ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी और अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सके, ये एक स्टेट की नेशनल इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट ड्राइवर है इसका वो है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक ये है कि जब हम दुनिया में देखते हैं तो तमाम स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ जब वो रिलेशंस कंडक्ट करती हैं तो अनार्किक सिस्टम में रिलेशंस कंडक्ट करती हैं। हर स्टेट दूसरे का फायदा उठाने का कोशिश करती है। ऐसे सूरत में जो दुनिया में जो प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर दुनिया चलती है या इंटरनेशनल रिलेशंस का कंडक्ट जिनके ऊपर होता है वो हैं रियलिज्म के, कि जिसमें हर स्टेट अपने फायदे की कोशिश करती है और दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा हासिल करने की कोशिश करती है। इसको कहते हैं रियलिज्म प्लस पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन। तो जब आप रियलिज्म और पॉलिटिक्स को मिलाएंगे और हर स्टेट एक इंडिविजुअल की तरह सिर्फ अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, अपनी इंटरेस्ट को परस्यू करेगी,
एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचा के, तो आप कहेंगे कि दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ अ स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी, ड्राइवर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, रियल पॉलिटिक एंड नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन पॉलिसी बनती कैसी है? ग्राहम एलिसन ने इसने एक बुक लिखी एसेंस ऑफ डिसीजन। ये बुक, इसमें उसने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसने बुनियादी तौर पे इस एक टेस्ट केस को बेस बना के एनालाइज किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बनती है, और उसको सामने रख के इसने 3 मॉडल्स प्रपोज किए कि इन 3 मॉडल्स का रोल रहा है यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन ये 3 जो मॉडल्स हैं वो जनरल पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आप इनको स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला जो रैशनल एक्टर मॉडल है वो ये अज्यूम करता है कि स्टेट एक यूनिटरी एक्टर है और एक यूनिटरी एक्टर की तरह या एक इंडिविजुअल की तरह एक स्टेट को ये आइडिया है कि उसकी वेलफेयर में कौन कौन से डिसीजंस हैं जो उसने लेने हैं। तो वो जो वेलफेयर बेस्ड डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए स्टेट जो अल्टरनेटिव उसके पास ऑप्शंस हैं या उसके पास जो कोर्सेज हैं जिनमें से कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन वो अडॉप्ट कर सकती है, उसमें से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद स्टेट अपने लिए जो बेस्ट पॉसिबल या जो बेस्ट सूटेबल मेथड होता है उसको ऑप्ट करती है और अपना डिसीजन लेती है। इस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। जो दूसरा मॉडल है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स मॉडल, ये बुनियादी तौर पे बात करता है कि एक स्टेट के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मिसाल के तौर पे एक स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, उसके अंदर मिलिट्री हो सकती है, एक स्टेट के अंदर सिविल सोसाइटी हो सकती है। तो ये जो एक स्टेट के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है या मीडिया है या एक स्टेट के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी है या इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगी। और इस इन्फ्लुएंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के नतीजे में हर स्टेक होल्डर के इन्फ्लुएंस से के मिलने से फाइनली जो आउटकम होगी उसको स्टेट की फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। जो तीसरा मॉडल है वो है गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स मॉडल। ये मॉडल ये कहता है कि एक गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिक्स होती है जिसमें डिफरेंट पॉलिटिशियंस, डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स अपना अपना जो है वो जाती फायदा हासिल करने के लिए प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लॉबिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, बैंड वैगनिंग करते हैं, दूसरों से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके नतीजे में गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर डिसीजंस होते हैं। और इसमें जो मेजर प्लेयर होता है डिसीजन लेने वाला वो होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स मॉडल एम्फसाइज करता है कि फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में गवर्नमेंटल इंटरेक्शंस के नतीजे में डिफरेंट ग्रुप्स जो लॉबी करेंगे उनके नतीजे में बनेगी फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? तमाम अच्छी बातें, तमाम जो गुड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैं इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद अदर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, इसी वजह से पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का या ईसीओ का और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है। नॉन अलाइनमेंट, इसी के अंडर पाकिस्तान जो है वो 1979 के बाद 1980s में नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट बना। इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन, इसी इन्फ्लुएंस के अंडर पाकिस्तान जो है वो यूएन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा है। यूएन चार्टर के साथ एडहियरेंस, अगेन यूएन पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा होना, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना, यूनाइटेड नेशंस जो भी रिक्वायर करेगी पाकिस्तान से, पाकिस्तान उसको एडहियर करने की कोशिश करता है। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स और नॉन एग्रेशन एंड डी वेपनाइजेशन, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के चंद इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान एक ऐसी जगह के ऊपर बेस्ड है कि जहां पर नॉर्थ में चाइना जैसी और रशिया जैसी सुपर पावर्स हैं, ईस्ट में इंडिया जैसी हॉस्टाइल पावर बैठी हुई है, वेस्ट में एक इनस्टेबल अफगानिस्तान है कि जहां पर ग्लोबल वार ऑन टेरर चल रही है,
और उसी से थोड़ा सा हटके नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो कि ऑयल रिच हैं, और पाकिस्तान के साउथ में जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ओशंस जो है उनमें से एक, इंटरनेशनल सीज में से एक है, वो है इंडियन ओशन। और पाकिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है पर्शियन गल्फ के साथ, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारा क्लाउड मिलता है। इसी कॉन्टेक्स्ट को आपने जहन में रख के ग्वादर को भी इसी नजरिए से समझना है। आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स को भी इसी खाते में रखना है। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट बनाती है, सेंट्रल प्लेयर बनाती है। यही रीजन थी कि पाकिस्तान जो है ग्लोबल वार ऑन टेरर में नॉन नेटो एलाई का स्टेटस पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिया या फिर अता किया। तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है वो है कोल्ड वार। ये कैसे रहा है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पाकिस्तान कोल्ड वार में लार्जली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अलाइंड रहा है, जिसकी वजह से 1950s में और 60s में हमारी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस हुई, और वही बात हमें अगेन 1970s में नजर आती है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट न बनना, और पाकिस्तान की एक इवॉल्व न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को कंटेन करना, ये वो रीजंस हैं जो कि इस फैक्टर से स्टेम होते हैं। और ग्लोबल वार ऑन टेरर में पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलाय बना। उसकी रीजन वो आप जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस की वजह से पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल वार ऑन टेरर का पार्ट बना। लेकिन ग्लोबल वार ऑन टेरर ने पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। इसकी वजह से हमें एफ पाक जैसी डॉक्ट्राइन्स नजर आती हैं। इसकी वजह से हमें पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक ग्रे लिस्टिंग में पाकिस्तान को शामिल किया जाना नजर आता है। ग्लोबल वार ऑन टेरर के अंडर ही पाकिस्तान में 60,000 प्लस लोगों ने अपनी लाइव लॉस की है। $130 बिलियन प्लस का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इसी वॉर के अंडर पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान जैसे नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइस किए हैं। इसी ग्लोबल वार ऑन टेरर के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो पाकिस्तान ने ना सिर्फ यूएसए के साथ कोऑपरेट किया है, बल्कि दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में यूएन के साथ मिलकर पाकिस्तान जो है ऐसे ट्रबल्ड रीजन्स में या हॉस्टाइल रीजन्स में पीस को मेंटेन करने के लिए अपने पीस कीपिंग मिशंस भेजता है, जो यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के अंडर इन कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिहाज से पाकिस्तान के पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज है पाकिस्तान के पास दुनिया के कंट्रीज के हिसाब से अगर हम बात करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान टाइम एंड अगेन इंडिया से थ्रेटन फील करने की वजह से भी या एक हॉस्टाइल इंडिया की वजह से भी पाकिस्तान इंडिया के साथ वॉर्स लड़ चुका है। फिर ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन भी आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। तो पाकिस्तान का जो मिलिट्री का एंगल है या एक पावरफुल सिक्योरिटी स्टेट होने का एंगल है, यानी पाकिस्तान के पास एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम का होना है, और ईस्ट में एक हॉस्टाइल इंडिया जो कि पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, और इस तरह के हॉस्टाइल कंट्री के साथ कश्मीर जैसे इशू का या कश्मीर जैसे डिस्प्यूट का होना, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक परमानेंट और लास्टिंग इम्प्रिंट छोड़ता है। पाकिस्तान के फिर अपने कुछ डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसमें इंटर प्रोविंशियल डिस्कॉर्ड, कुछ एथनिक और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं बलूचिस्तान में और फाटा में इंसर्जेंसी, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में शिरकत ना करने देना, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ 23rd पाकिस्तान जो है वो 23rd बेल आउट पैकेज में इंटर हुआ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर। तो ये ऐसी चीजें हैं, या फाटफ की ग्रे लिस्टिंग होने के बाद पाकिस्तान का अपना जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म से मुतालिक पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम है उसमें चेंजेस करने की कोशिश करना, ये सारी वो चीजें हैं कि जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान को एक इंडिया जैसे हॉस्टाइल कंट्री के साथ हॉस्टाइल कंट्री को कन्फ्रंट करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो फिर इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी इकोनॉमी की वजह से फिर हम देखते हैं कि अदरवाइज जो पहले हिस्टोरिकली पाकिस्तान के साथ
किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जीसीसी स्टेट्स जो अलाइंड थी, वो पाकिस्तान की एक वीक इकोनॉमी होने की वजह से इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो एक नेचुरल इकोनॉमिक पुल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये स्टेम करता है आपके मुल्क की इकोनॉमी से। टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में डिफरेंट डेकेड्स में 60s में, 80s में और अर्ली 2000s में डिक्टेटरशिप या डिक्टेटोरियल रिजीम्स रही हैं। उनके अंडर जो है वो डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज हमें नजर आती हैं और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही हैं उनके अंडर जो है वो हमें डिफरेंट पॉलिसीज नजर आती हैं। उनका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस हम करेंगे। एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर मैं अगर बात करूं तो डिफरेंट जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें से पहला जो फैक्टर है वो है पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन। न्यू ग्रेट गेम के करीब होना या न्यू ग्रेट गेम के सेंटर के ऊपर होना, ग्लोबल वार ऑन टेरर के सेंटर के ऊपर होना, इंडियन ओशन रीजन के साथ पाकिस्तान की कंटिग्विटी, एक होस्टाइल इंडिया के करीब और कश्मीर जैसे डिस्प्यूट के अंदर पाकिस्तान का पार्टी होना, चाइना जैसी एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर या ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का पाकिस्तान में हायर लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट का होना, ये वो मेजर रीजंस हैं जो कि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंथन करते हैं और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए प्लस पॉइंट्स बन सकते हैं। इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान बहुत नीचे कहीं वाक़ई है। मसलन अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, नेटो, जर्मनी, यूके, इन जैसी पावर या फ्रांस जैसी पावर्स के आगे पाकिस्तान बहुत छोटी पावर है मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात करें। बट स्टिल ग्लोबल वार ऑन टेरर में यूएसए के साथ अलाइंड होने की वजह से और चाइना के साथ क्लोज रिलेशंस होने की वजह से और कोल्ड वार में स्पेशली यूएसएसआर के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में जो जगह वो हकीकत में डिजर्व करता था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है। और ये अगेन कपल किया गया है, इसको कपल किया है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल लोकेशन ने। फिर डिफरेंट टाइम में पाकिस्तान डिफरेंट अलायंसेस का पार्ट रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सीटो सेंटो जैसे अलायंसेस का पार्ट रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पाकिस्तान पार्ट रहा है, यूएन का पाकिस्तान एक मेंबर है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान एक प्रोएक्टिव मेंबर रहा है 1960s में, 1970s में। कोल्ड वार में पाकिस्तान जो है नॉन प्रोलिफरेशन से मुतल्लिक और डिसआर्मामेंट से मुतल्लिक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा है यूनाइटेड नेशंस के लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान के ओवरऑल रिलेशन जो हैं वो दूसरी स्टेट्स के साथ अगर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो एक मॉडरेट लेवल के ऊपर आप उसको असेस कर सकते हैं। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा हुआ है अगेन ग्लोबल वार ऑन टेरर में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ड्रोन अटैक्स के बाद और इस परसेप्शन की प्रेवलेंस के बाद कि पाकिस्तान गुड और बैड तालिबान में डिस्टिंक्ट करता है और पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को नर्सरीज प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान टेररिस्ट को हैच करता है। अगेन अलायंस मेकिंग जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रिसेंटली अभी जब टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जो है वो चाइना के ब्लॉक का पार्ट है। पाकिस्तान को आप चाइना का एलाय समझ सकते हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया को एलाय समझ सकते हैं। तो अलायंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में। जो इस वक्त करंट इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में है, उसमें फाटफ की ग्रे लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कश्मीर में अगस्त 5 का जो डिसीजन है, हमेशा का इंडिया का हॉस्टाइल पोस्चर, ग्लोबल वार ऑन टेरर के बाद जो है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का यहाँ पे जो इमरजेंस है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप्स का पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स, क्लाइमेट अगेंस्ट सुसाइड बम्बिंग के इश्यूज हैं, पाकिस्तान में इंटरनल राइफ है। फिर अफगानिस्तान हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन रहा है पाकिस्तान के लिए, हमेशा से पाकिस्तान के लिए मिसाइल रहे हैं। विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही पीस प्रोसेस जो है वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके जो इम्पैक्ट्स है वो पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। पाकिस्तान भी इसकी रेपरकशंस फील करेगा, पाकिस्तान के ऊपर भी इसके नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होंगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। तालिबान की इंसर्जेंसी अफगानिस्तान में, मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात चल रहे हैं, कुआलालंपुर समिट, ये वो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री की के डिफरेंट डेकेड्स में पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस या पाकिस्तान ने कौन कौन से फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं। तो हम बढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस के फौरन बाद पाकिस्तान का इंडिया के साथ एक एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप था। वही एंटागनिस्टिक रिलेशनशिप, इसके अलावा जो एक और चीज जो कि कपल अप करती थी पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को, जो बढ़ाती थी, अग्रेवेट करती थी, वो ये थी कि ईस्टर्न फ्लैंक और वेस्टर्न फ्लैंक दोनों के दरमियान 1000 माइल का डिस्टेंस था और हॉस्टाइल टेरिटरी थी, दरमियान में इंडिया था। फिर पाकिस्तान जो है वो हिस्टोरिकल जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट रही है उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी का रोल, टू नेशंस थ्योरी का रोल और पाकिस्तान के बनाने को ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इक्वेट करना और फिर पाकिस्तान को इस्लाम की फोर्ट्रेस समझना, ये वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे जो कि टाइम एंड अगेन पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस में फैक्टर इन होते रहे, जो बार बार हमें रिपीट होते नजर आते हैं, रीआइटरेट करते हुए को नजर आते हैं। रोल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान की फॉर्मेशन में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के फोर फादर्स ने अपना केस टू नेशंस थ्योरी की बेस के ऊपर आर्ग्यू किया था और उसकी बेस जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी थी और यही वो ग्राउंड था जिसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के जो लोग थे या उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे उनकी कॉन्शियसनेस को स्थिर किया गया था, उनके जमीर को जगा के मुस्लिम लीग ने उनकी सपोर्ट की बेस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चलाई और पाकिस्तान जीता। तो फिर उसमें ऑब्वियसली उसमें इकबाल की पॉलिटिकल फिलॉसफी का इन्फ्लुएंस भी था। तो ये जो चीजें हैं जो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली एक इस्लामिक आइडेंटिटी है, इसी के अंडर हमें डिफरेंट डेकेड्स में नजर आता है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो है वो क्लोज रिलेशंस चाहता है। अब इसका जो हाई पॉइंट था वो 1974 का लाहौर समिट जो था, जो ओआईसी के अंडर लाहौर समिट हुआ, वो कि जिसको बाद में भी लाहौर स्पिरिट के नाम से जो है वो रेफर किया जाता रहा। उस वक्त भुट्टो, कजाफी और शाह फैसल और यासर अराफात ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो कि जिन्होंने इसमें पार्ट लिया। इसी जो ओआईसी के अंडर ये जो लाहौर समिट हुआ, या लाहौर समिट के साथ ही इसी में जो है वो बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट स्टेट पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। तो इस्लामिक डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। और अगेन पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन, इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी अपनी जो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन है विज़ा विज़ इंडिया, कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ एक बैलेंसर चाहता रहा है। 1950s में, 60s में और कोल्ड वार में जब पाकिस्तान यूएसए के साथ यूएसए का अलाय बना, उस वक्त भी जो मेजर रीजन थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना वो ये थी कि पाकिस्तान को इंडिया से थ्रेट था, कि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि इंडिया जो है वो खत्म करना चाहता है, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। और अगेन ये बात पाकिस्तान की जो ओवरऑल हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर प्रिंट हुई 1947 के फौरन बाद जो कश्मीर के महाज के ऊपर जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की, उससे। क्योंकि अभी एक न्यू स्टेट जब वो पैदा होती है, न्यूली बॉर्न स्टेट था पाकिस्तान, तब उसके फौरन बाद उसके ऊपर वॉर इन्फ्लिक्ट कर दी जाती है। तो वही चीज जो हमारे पॉलिसी मेकर्स के कॉन्शियस के ऊपर, उनकी स्ट्रेटेजिक परसेप्शन के ऊपर इम्प्रिंट हो गई और उस हॉस्टाइल इंडिया का जो पोस्चर है इंडिया के साथ, वो हमारा जो हॉस्टाइल रोमांटिसिज्म है, हम उससे कभी बाहर नहीं निकल सके। फिर हम देखते हैं कि कोल्ड वार में यूएसएसआर हमारे बहुत करीब था। सिर्फ 40 किलोमीटर की जो स्ट्रेच थी, वाहान कॉरिडोर जिसको आजकल कहा जाता है, ये हमें यूएसएसआर से अलग करता था। और उससे पहले आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि यूएसएसआर कॉन्स्टेंटली जो सेंट्रल एशिया में मुस्लिम स्टेट्स थी वो एक के बाद एक जंग हारती जा रही थी और रशिया के खिलाफ उनकी जो इंडिपेंडेंस की जो स्ट्रगल थी, लिबरेशन की स्ट्रगल थी, वो सारी की सारी फेल हो रही थी और यूएसएसआर एक एक करके इनको निगलता जा रहा था और फिर दरमियान में सिर्फ जो है वो अफगानिस्तान बाकी रह गया था। तो पाकिस्तान को जब ऐसी सूरत में पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तान के सर के ऊपर एक हॉस्टाइल रशिया यूएसएसआर बैठा हुआ था, तो पाकिस्तान को यूएसएसआर से खतरा नेचुरली महसूस हो रहा था, क्योंकि उससे पहले की हिस्ट्री में यूएसएसआर कई मुस्लिम स्टेट जो कि सेंट्रल एशिया की स्टेट थी उनको गस्ब कर चुका था, उनको अपने साथ एनेक्स कर चुका था। फिर पाकिस्तान शुरू से ही
हैज बीन सराउंडेड बाय बिग पावर, चाहे वो चाइना हो। आपको पता है 1950s में चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोरियन वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे। तो तब से जो है वो चाइना एक बड़ी पावर था। यूएसएसआर उस वक्त एक फॉर्मिडेबल फोर्स, कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, कोल्ड वॉर के थिएटर में। और फिर अगेन इंडिया हमसे कई गुना बड़ी पावर था। रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में आज के हिसाब से देखें तो इंडिया तब तो एक छोटी पावर था, बट हमारे लिहाज से बहुत बड़ी पावर था। तो सराउंडेड बाय बिग पावर्स, पर्शियन गल्फ के साथ जो पाकिस्तान की प्रॉक्सिमिटी है, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ कुर्बत, पर्शियन गल्फ के साथ रीजन। लेकिन तब पर्शियन गल्फ को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि पर्शियन गल्फ या मिडल ईस्ट जो है इसने ज्यादा प्रोमिनेंस हासिल की 1970s के ऑयल बूम के बाद। तो पाकिस्तान का स्टेटस 1950s में और 1960s में स्पेशली मुस्लिम स्टेट्स के दरमियान पाकिस्तान का बहुत हाई स्टेटस था। और इसकी रीजन लार्जली ये थी कि 1960s में पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल कंट्री के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का अपनी जो डेवलपमेंट, पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ थी उस वक्त फिनोमिनल थी। तो अगर हम बाकी ड्राइवर्स की बात करें हिस्टोरिकली, तो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान में डिसीजन जो है वो एडहॉक बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं। कम वक्त में जब भी कोई सिचुएशन सामने आती है तो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन था, उसमें मैं अगर बात करूं तो फौरन जब 19 पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के फौरन बाद जब यूएसएसआर की तरफ से इनविटेशन आया पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को कि वो यूएसएसआर विजिट करें, तो ही ऑप्टेड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी अटैच की जाती है। टू कट द थिंग्स शॉर्ट, सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान शुरू से क्लियर नहीं था और एडहॉक बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस ले रहा था। फिर फॉरेन ऑफिस जो पाकिस्तान का है, फॉरेन ऑफिस का काम होता है इंडिपेंडेंट रिसर्च करके फॉरेन पॉलिसी के लिए एक थिंक टैंक के तौर पे एक्ट करना। पाकिस्तान में जो हमारा रिसर्च विंग है वो डिसफंक्शनल है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, कंसल्टेशन नहीं हो रही, मिलिट्री का ज्यादा लार्जर रोल है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है, तो यूएसए का इन्फ्लुएंस कितना होगा। एक और जो परसेप्शन अटैच की जाती है कि क्या पाकिस्तान में हर जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। साल के तौर पे अभी रिसेंटली मीडिया में एक बात जो एसोसिएट की गई कि फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कहा कि आप ड्रोन अटैक्स करते रहें, हम पॉलिटिकली इसको संभाल लेंगे। लेकिन जब भी पीपीपी की गवर्नमेंट में 2008 टू 2013 जब भी ड्रोन अटैक्स हुए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी भी पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया कि हमने यूएसए को अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रडिक्शंस है हमारे नेशनल नैरेटिव में, हमारी नेशनल पॉलिसी मेकिंग में, फॉरेन पॉलिसी में, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। हम ग्लोबल वार ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में या अफगानिस्तान के सिनेरियो में हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारे दोस्त ये हैं जिनको हमने 1990s में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, या फिर हमारे दोस्त ये थे कि जिनसे हम 1980s में पैसे लेके यूनाइटेड स्टेट्स यूएसएसआर को अफगानिस्तान में हराने की कोशिश कर रहे थे। और अगेन ग्लोबल वार ऑन टेरर के बाद ये फिर हमारे एलाइज बन गए और 1990s में और 1971 की वॉर के बाद हम ताने दे रहे थे यूएसए को कि यूएसए ने हमें बिट्रे किया है, हमें धोखा दिया है। तो पाकिस्तान और यूएसए का जो एंगल है वो भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बायलैटरल इन्फ्लुएंसेस शुरू से रहे हैं। 1980s में अफगानिस्तान का जहाद था, वहां पे हमें पाकिस्तान और यूएसए की इंटरेस्ट कन्वर्ज होती नजर आती हैं। रिजल्ट क्या हुआ? जेनेवा अकॉर्ड्स और डिसमेंबरमेंट ऑफ यूएसएसआर और एंड ऑफ कोल्ड वॉर। चाइना, टर्की और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पाकिस्तान कन्वर्सली इन ममालिक की फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली टर्की और चाइना। अगर फाटफ की ग्रे लिस्टिंग की बात की जाए या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर मेंबरशिप की बात की जाए तो चाइना और टर्की पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट करते रहे हैं। ऐसे ही अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप की बात की जाए तो पाकिस्तान को कई कंट्रीज लाइक इटली, लाइक मैक्सिको, ये कंट्रीज सपोर्ट करते रहे हैं। So Pakistan has also influenced foreign policy of other countries. US President Nixon titled in favor of Pakistan in 1971 war against India, safeguarding the independence and territorial integrity of Pakistan. Again, ये जो है वो पाकिस्तान के लिए प्राइम मोटिव रहा है किसी भी फॉरेन पॉलिसी की क्वेस्ट में।
इंडिया के खिलाफ हमें शुरू से बैलेंसर की तलाश रही है। वो 1950s में और 1960s में हमें यूएसए की फॉर्म में नजर आया और अभी हमें चाइना की फॉर्म में नजर आ रहा है। अबाइडिंग कंपटीशन विद इंडिया, कंसिस्टेंट वॉर्स विद इंडिया, स्टेट ऑफ पेरिनियल कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, ये सब वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी कंट्री से रिलेटेड है तो फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज अफगानिस्तान। आइडियोलॉजिकल यार्निंग्स एंड रिलीजियस एस्पिरेशंस, इस्लामिक स्टेट बनाना, इस्लाम का नफाज करना, सारी दुनिया के मुसलमानों की प्रॉब्लम्स हल करना, ये ऐसी आइडियोलॉजिकल यार्निंग्स हैं जो कि मालुद्दीन अफगानी के पैन इस्लामिज्म और इकबाल की जो आइडियोलॉजी है इस्लाम की उससे स्टेम करते हैं, जिसके इन्फ्लुएंसेस हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और या फिर हमारी स्टेट के नेशनल नैरेटिव के ऊपर है। तो इसका भी जो इसमें रोल है वो समझना इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान की शुरू से हर कंट्री को डिक्टेट करती है। पाकिस्तान भी इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान ओआईसी का पार्ट है, अरब लीग का पार्ट है। मकसद है फोस्टिंग यूनिटी अमंग उम्मा, और पाकिस्तान टेक्स डीप इंटरेस्ट इन द इश्यूज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। अगेन डीकॉलोनाइजेशन एंड सपोर्ट फॉर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू थर्ड कंट्रीज, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, स्पेशली इन 1950s में, 1960s में और 1970s में। पाकिस्तान ने जो तमाम ऐसी स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हुई, डीकॉलोनाइजेशन की वेव जब स्टार्ट हुई 1950s में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो पाकिस्तान ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बेस के ऊपर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हमेशा सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की जो इंक्लिनेशन है नॉर्थ साउथ गैप में, अगर हम इकोनॉमिक ग्राउंड्स के ऊपर बात करें तो वो साउथ की तरफ रही है। पाकिस्तान के क्लोज रिलेशंस हैं जीसीसी वगैरह के साथ और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ, अल्दो जीसीसी के साथ रिलेशंस अभी रिसेंटली इतने अच्छे नहीं हैं। गल्फ रीजन के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंटरेस्ट अटैच्ड हैं। पाकिस्तानी, अगर आप इमिग्रेशन की बात करें, अगर आप पढ़ने की बात करें, अगर आप कल्चरल और सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न वेज ऑफ लाइफ जो है वो डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो है अडहियर तो इस्लाम से करती है, लेकिन स्पेशली हमारे अर्बन सेंटर्स में जो लोग हैं वो वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को ज्यादा पसंद करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर परसिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके। यूके के साथ हमारा एक स्पेशल रिलेशनशिप है और वो इस वजह से क्योंकि वो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे। पाकिस्तान स्पेशल एम्फोसिस प्ले करता है ऑन रिलेशंस विद जापान, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी पाकिस्तान परस्यू करता है। यूएनओ का पार्ट होना, एससीओ का पार्ट होना, सार्क का पार्ट होना, यूएनओ के पीस कीपिंग मिशंस का पार्ट होना, पार्टिसिपेशन इन अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंट डिजायर ऑफ हैविंग एन इक्वलाइजर अगेंस्ट इंडिया। हिस्टोरिकल एनालिसिस में ही जब आप बात करें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, तो सबसे पहली जो बात इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है वो है कि कायद का विजन क्या था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हिस्ट्री के या तारीख के इकोनॉमिक में देखें तो पाकिस्तान के ये जो एंड्योरिंग प्रिंसिपल्स हैं, नॉन इंटरफेरेंस का है या इस्लामिक वर्ल्ड के साथ क्लोज रिलेशंस का है, ये डोमिनेट करते नजर आते हैं। शेडो ऑफ पार्टीशन से पाकिस्तान बाहर नहीं निकल सका। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ क्लोज रिलेशन हमेशा से रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ स्पेशली ड्यूरेंट लाइन को लेकर हमेशा से एक दोस्त और दुश्मन का ताल्लुक पाकिस्तान का रहा है। कभी दोस्त रहा है तो कभी दुश्मन रहा है, डिपेंडिंग अपॉन के वहां पर रिजीम कौन सी है। कश्मीर का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ लेट 1940s में, तब से जो है वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक सिक्योरिटी की सर्च में रहा है और इसी के अंडर 1950s में पाकिस्तान ने यूएसएसआर को छोड़ के यूएसए के इनविटेशन के ऊपर लियाकत अली खान ने विजिट किया और पाकिस्तान अप्रोचेस यूएसए। लेकिन इसी इन्फ्लुएंस के अंडर पाकिस्तान सीटो और सेंटो को जो है वो ज्वाइन करता है और 1950s से ही पाकिस्तान और चाइना के अच्छे रिलेशंस की बुनियाद पड़ जाती है। ग्रोथ ड्यूरिंग द पोस्ट कोल्ड वॉर में जो है वो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट अलायंसेस का पार्ट बना। इसमें जो है वो जो 4 अलायंसेस इंपॉर्टेंट थे उनमें से एक था म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट, ये साइन किया गया 1954 में विद यूएसए। सेकंड था सीटो, ये भी 1954 में साइन किया पाकिस्तान ने। थर्ड, पाकिस्तान बगदाद पैक्ट का पार्ट बना 1955 में। और फोर्थ, पाकिस्तान ने बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया इन 1959। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में 1950
1955 की बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद जब नॉन अलाइंड मूवमेंट की बेस बनी तो उसके फौरन बाद 57 और 58 में पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान चाइना का जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ 1962 का, इसके बाद पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन जो है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हुए। याद रखिए कि 1962 में ही इंडिया और चाइना की जो वॉर थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक तरफ तो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के साथ वॉर हो रही है। तो ये बेस वहां से ही पड़ गई थी, एक हॉस्टाइल इंडिया चाइना रिलेशंस की और एक फ्रेंडली पाकिस्तान चाइना रिलेशंस की। 1960s में पाकिस्तान वाटर इश्यूज को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है इंडिया के साथ। इंडो चाइना बॉर्डर वार होती है 1962, जो जिसके इन्फ्लुएंसेस भी पाकिस्तान के साथ होते हैं। पाकिस्तान इंडिया वॉर 1965 में होती है। ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो 1966 में आती है। फिर 1969 में पाकिस्तान ओआईसी का पार्ट बनता है। लाहौर समिट होता है 1974 में। 1971 में पाकिस्तान टूट जाता है और इंडो यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करता है इंडिया, जिसकी वजह से 1971 में और रशिया यूएसएसआर की मदद की वजह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में कामयाब हुआ। अगस्त 1971 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। हेनरी किसिंजर विजिट करता है बीजिंग का 9 से 11 जुलाई 1971 को, और पाकिस्तान ने इस विजिट को फैसिलिटेट किया था। पाकिस्तान ने इंटरमीडियरी का रोल प्ले किया था। यही वजह थी कि निक्सन की गवर्नमेंट 1970s में पाकिस्तान की तरफ फेवरेबल, उनका पर्सपेक्टिव पाकिस्तान की तरफ फेवरेबल था। भुट्टो की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका एपेक्स पॉइंट हमें नजर आता है शिमला एग्रीमेंट की फॉर्म में, कि जिसके तहत जो है वो भुट्टो ने जो पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे 71 की वॉर में, उनको इंडिया से रेस्क्यू किया। उसके फौरन बाद पाकिस्तान जो है इंडिया के 1974 के पोखरान में जो न्यूक्लियर अटैक्स हैं, न्यूक्लियर बम का टेस्ट है, उसके फौरन बाद पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू करना शुरू कर देता है और इंडिया और यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस खराब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 1977 में जब प्राइम मिनिस्टर भुट्टो की गवर्नमेंट का तख्ता उलट के जिया साहब आ जाते हैं, तो 1979 में यूएसएसआर की अफगानिस्तान में इंटरवेंशन के बाद जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो कोल्ड वार का थिएटर प्रोवाइड करता है। फिर हमें नजर आता है कि 1987-88 में जेनेवा अकॉर्ड्स के साथ अफगान वॉर खत्म होती है और कश्मीर में फिर इंतफादा स्टार्ट होता है 1989 में। कश्मीर में जो इंतफादा स्टार्ट होता है, फर्स्ट अपराइजिंग इन कश्मीर, उसमें पाकिस्तान ने भी जो है वो सपोर्ट एक्सटेंड की। इससे पहले पाकिस्तान 3 जंगे जो है वो कश्मीर को लेकर लड़ चुका था। 1984 में इंडिया ने सियाचिन के ऊपर जो है कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की सिविल वॉर होती है 1990 से लेकर 95 तक। 95 में वहां तालिबान की गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान उनको एक्नॉलेज करता है। पोस्ट 2000 में जो है वो ग्लोबल वार ऑन टेरर का पाकिस्तान पार्ट बनता है, नॉन नेटो एलाय का खिताब पाता है। फिर अफगानिस्तान ओबीएल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान यूएसए की गुड बुक से गिर जाता है। उसके बाद पाकिस्तान और यूएसए के हॉस्टाइल रिलेशंस, या फिर समवट हॉस्टाइल एंड समवट फ्रेंडली बट रिलेशंस की जो पाकिस्तान और यूएसए की ट्रेजेक्टरी है वो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है। फिर हमें नजर आता है कि यूएसए और इंडिया जो है वो करीब होते जाते हैं, पाकिस्तान और चाइना करीब होते जाते हैं। 2015 से ऑनवर्ड जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में दाखिल होता है और इस तरह जो है वो पाकिस्तान चाइना की एक ग्लोबल सुपर पावर की एक ब्लॉक में का पार्ट बन जाता है। हिस्टोरिकल लेवल के ऊपर अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो फर्स्ट फेज में पहले में एक्सप्लोरेशन एंड फ्रेंडशिप विद ऑल, दूसरा फेज जो है उसमें अलाइनमेंट विद वेस्ट, सेकंड फेज में इस एरा में ट्रांजिशन हो रही थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। 72 से 79 जो मेजर थीम्स हैं वो बायलैटरलिज्म और नॉन अलाइनमेंट है। 1990s में अफगानिस्तान में वॉर, 1990 से 2001 तक पोस्ट कोल्ड वॉर एरा और पाकिस्तान का डायलिमा, पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा था कि किसकी तरफ जाए। 2001 से ऑनवर्ड काउंटर टेररिज्म और ग्लोबल वार ऑन टेरर, और इसमें लास्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं वर्ड 2 है 2010 ऑनवर्ड्स, इसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ और सीपक, ये मेजर थीम्स रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है, Pakistan's founding fathers envisioned that the new state would maintain peace with all and have enmity with none, but
past, present and future suggest otherwise. Comment. Pakistan's foreign policy is externally driven. A careful analysis of Pakistan's foreign policy manifests the obvious reality that security has remained the crucial determinant in framing Pakistan's foreign policy. Discuss.